इंश्योरेंस के मेन क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए, बड़े क्वेश्चंस में बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस अपने को नहीं पूछे जाते, और रेवेन्यू अकाउंट वाले क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के अंदर, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। लास्ट कुछ एग्जाम से 4-5 साल से अगर अपने पेपर पैटर्न देखेंगे तो अपने को आइडिया आ रहा है कि किस वैरायटी के क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड पहले एक टॉपिक लेते हैं, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं लाइफ एश्योरेंस फंड वाले। और अभी जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, सब आपके एग्जाम में पूछे गए, और ये सारे क्वेश्चन लगभग 5 टू लेके 8 मार्क्स की रेंज के बीच के हैं। खुशराव इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 31st March 2013, it had reserve for unexpired risk to the tune of 100 crore. टोटल रिजर्व उनके पास 100 करोड़ का था, विच कॉम्प्राइज्ड 37.5 in respect of, this is marine insurance, and 50 crore fire insurance, 12.5 crore miscellaneous insurance. टोटल करते हैं तो 100 करोड़ हो जाता है। It is the practice of Khushro Insurance Company to create reserve 100% of net premium for marine and 50% of net premium in case of fire and miscellaneous. ये तो अपने को पता ही है। अब 31st March 2014, दैट मीन्स वॉट कि ऊपर जो अपने को डेटा दिया था ये प्रीवियस ईयर का डेटा था, पिछले साल का यूईआरआर अपने को क्वेश्चन में दे दिया था। अब 31st March 2014 का अपने को प्रीमियम रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है कि भाई प्रीमियम कलेक्ट हुआ है 45, 107.5 एंड 30 करोड़ का। फिर लिखा है इंश्योर्ड अदर देन इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इश्यूड। पॉलिसी इश्यूड का मतलब, यहाँ पे अमाउंट थोड़ी ऊपर नीचे लग रही है मेरे को, बराबर, ये दे आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट बिजनेस। लिखा है ना ब्रैकेट में, अदर देन इंश्योरेंस कंपनी। विथ इंश्योरेंस कंपनी होता है तो वो री इंश्योरेंस हो जाता है। सो ये आपको डायरेक्ट बिजनेस वाला प्रीमियम दे दिया है। फिर लिखा है अदर इंश्योरेंस कंपनी, मतलब री इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन। तो ये एक्सेप्टेड हुआ कि सीडेड? ये एक्सेप्टेड हुआ, आपने रिस्क अंडरटेक किया है, आपको प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, आप रिस्क ले रहे हो तो आपको प्रीमियम मिलेगा, एक्सेप्टेड। फिर नीचे लिखा है प्रीमियम पेड टू अदर इंश्योरेंस कंपनी ऑन बिजनेस सीडेड। इसमें डायरेक्टली बोल दिया है कि भाई ये बिजनेस जो है वो सीडेड वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। डायरेक्ट बिजनेस दिया है, एक्सेप्टेड दिया है, सीडेड दिया है। पूछा क्या है, बोले जर्नल एंट्री पास करनी है अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व की, एंड कॉलमनर फॉर्म के अंदर अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व को आपको शो करना है। ठीक है, कॉलमनर फॉर्म मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग को सेट ऑफ करके आपको एक टेबल बना के उनको देनी है। बहुत इजी है क्वेश्चन। पहले अपने एक प्रीमियम का डब्बा बना देते हैं, कॉलमनर। 3 बिजनेस है, मरीन, फायर एंड मिसेलेनियस। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस गिवन 45, 107.5 एंड 30। इसमें ऐड कर देंगे अपने एक्सेप्टेड और माइनस कर देंगे हम सीडेड। एक्सेप्टेड अपने को दिया हुआ है 17.5, 12.5 एंड 10, एंड सीडेड है अपने पास 16.75, 10.75 एंड 17.5। आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, तो ये जो अमाउंट आएगी इसको हम कहते हैं नेट प्रीमियम रिसिप्ट। चलिए टोटल कीजिए और मुझे बताइए मरीन का कितना आ रहा है। मरीन का कितना? 45.75, 109.2, ये अपने पास आ गया नेट प्रीमियम रिसिप्ट। यूईआरआर के लिए उन्होंने बोला कॉलमनर वे में बताना है, तो हम इसके साथ कंटिन्यूटी की जगह एक सेपरेट टेबल बना के अपने को शो करना पड़ेगा। चलो, तो यूईआरआर के लिए एक वैसा का वैसा वापस डब्बा बना देते हैं अपने। और ये 8 मार्क्स में पूछा गया है। ओपनिंग बैलेंस विच मीन्स प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर हम क्या करते थे, एड क्लोजिंग बैलेंस विच मीन्स योर करंट ईयर।
ओपनिंग बैलेंस अपने को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे दिया था 37.5, 50 एंड 12.5। और करंट ईयर का हम निकालेंगे, मरीन में 100%, मतलब 45.75 हो जाएगा। नेट प्रीमियम का 100% लेते हैं। फायर में 109.25 का 50%, 87 कितना आ रहा है, अलग आ रहा है क्या? 54 दो डिजिट तक ही बोलो, 6 to 5, दैट मीन्स विल राइट 63। और लास्ट मिसलेनियस में भी आपको कितना लेना है, 50% ही लेना है, तो 11 पॉइंट। अब आपको इसका एक नेट बैलेंस निकालना है, माइनस में भी आंसर आएगा इसका। देखो, जब भी रिजर्व क्रिएट करते हैं तो रिजर्व कहां से क्रिएट करते हैं हम, पी एंड एल। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब पिछली बार आपने रिजर्व बना दिया होगा। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब करंट ईयर में आपको रिजर्व बनाना है। और जो पिछले साल का हमारा बैलेंस होता है हम वापस प्रीमियम में ऐड कर देते हैं रिजर्व का, और करंट ईयर वाला हम माइनस करते हैं। यहाँ पे -8.25 का मतलब क्या हुआ, कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर में रिजर्व ज्यादा है। तो आपको करंट ईयर में सिर्फ कितना रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, नेट की बात करें तो 8.25 का। फायर की बात करें तो आपको करंट ईयर में 4.63 ही लाना है। और मिसेलनेस की बात करें तो आपको 1.25 रिवर्स करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ज्यादा था और करंट ईयर में क्या था, कम था। देखो जनरल एंट्री क्या होती है, उससे आप देखो ज्यादा समझ में आएगा। जब भी हम रिजर्व क्रिएट करते हैं तो एंट्री क्या पास करें, जनरल एंट्री। हाँ, यहाँ पे एंट्री होती है अपनी मरीन, पहले वाले की बात करूं तो रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ पे रिजर्व हम रेवेन्यू में से माइनस कर रहे हैं, पी एंड एल से नहीं कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ पी एंड एल हम कौन सा अकाउंट करेंगे, डेबिट, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट करेंगे, और ये जाएगा एक सेपरेट रिजर्व में, विच इज अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। जनरली जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे तो एंट्री क्या होती थी, पी एंड एल टू जनरल रिजर्व। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, रेवेन्यू अकाउंट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। करंट ईयर में मैं पूरी एंट्री करके बता रहा हूं, 45.75 का आपने रिजर्व क्रिएट किया, राइट, दिस इज फॉर करंट ईयर। अच्छा, जब प्रीवियस ईयर वाला होता है तो वो तो एग्जैक्टली रिवर्स करना पड़ेगा आपको वापस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं उसको। तो प्रीवियस ईयर वाले के लिए रिवर्स एंट्री क्या होती है, UERR टू मरीन रेवेन्यू अकाउंट। कितना था प्रीवियस ईयर का, 37.50। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी एक ही एंट्री पास नहीं होनी चाहिए थी भाई, एग्जैक्टली रिवर्स से तो कैंसिल भी तो हो रहा है। रेवेन्यू डेबिट कितने से हुआ, 45.75, क्रेडिट कितने से हुआ, मतलब डेबिट में अमाउंट ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, वही ऊपर जो अपन ने डिफरेंस निकाला, 8.25। तो इंस्टेड ऑफ ये टू एंट्रीज हमको एक ही एंट्री पास करनी है एग्जाम में। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, मरीन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू UERR 8.25। ये दो एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला टेबुलर फॉर्म के अंदर आप UERR की कैलकुलेशन दिखाओ और नेट वाली एंट्री पास करो। अब सेकंड वाला कौन सा था अपना, फायर, सेम एंट्री पास करेंगे, खाली नाम हो जाएगा फायर वहां पे, फायर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू UERR। वहां पे कितना रिजर्व चाहिए अपने को, 4.63, बराबर। बट तीसरे वाले में उल्टा है, तीसरे वाले में आप देखो ओपनिंग बैलेंस बहुत ज्यादा था और करंट ईयर में सिर्फ कितना चाहिए था, 11.25। तो करंट ईयर में आपको प्रॉफिट को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से 1.25 रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स की एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, UERR डेबिट टू मिसेलेनियस रेवेन्यू अकाउंट। अरे यही जो दो एंट्री नहीं की अपन ने, इसको कैंसिल करेगा तो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। देख यहाँ पे मैं अमाउंट लिख लेता हूँ खाली, प्रीवियस ईयर की कितनी है 12.5, और करंट ईयर की थी 11.25।
अब तू रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज कर। रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है? अमाउंट गलत लिखी क्या? नहीं, बराबर है। ये मैं अच्छा उल्टा लिख लिया मैंने। 11.25 करंट ईयर का है और प्रीवियस ईयर का था 12.5। अब देखो रेवेन्यू अकाउंट में अमाउंट कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड वाले की ज्यादा है। डिफरेंस कितना कि भाई 1.25। सो नेट एंट्री में रेवेन्यू अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। और यूईआरआर अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। नहीं तो आप ऐसा याद रख सकते हो, माइनस में आता है तो रिजर्व क्रिएट करना है, और प्लस में आवे तो रिजर्व को रिवर्स करना है, कम करना है। नॉर्मल तरीके से, पर इसमें तो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस वगैरह सब होना चाहिए ना अपने पास। लिखेंगे फिर उसमें हाँ, जैसे आरओबीडी में कैसा होता था पता है? प्रीवियस ईयर लिख के फिर वो सेट ऑफ हो जाता था। सेट ऑफ करके फिर नया बिल बनाएंगे तो हाँ, उससे तो क्लोजिंग में तो करंट ईयर ही आएगा ना यार। हाँ घूम फिर के क्लोजिंग में तो करंट ईयर ही आएगा। लेकिन जब अपने एंट्री करेंगे तो एंट्री तो दोनों करनी पड़ रही है रेवेन्यू अकाउंट में, तो नेट इफेक्ट रेवेन्यू अकाउंट में इतने की आएगी ना। लेजर में तो दोनों बताना पड़ेगा। आरओबीडी में नहीं होता था ओपनिंग बैलेंस, फिर वही वापस आ जाता था डेबिट साइड में, फिर करंट ईयर का क्रिएट होता था, वही वापस क्लोजिंग में पड़ा रहता था। ये 8 मार्क में पूछा गया है आपके एग्जाम में, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लिखो पढ़ी। क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन जो पास्ट ईयर की एग्जाम में पूछा है ऐसा का ऐसा, ये भी आपकी पास्ट ईयर का ही है। वो अपने पहले एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये पूछा है अपने को जून 2014 में पूछा था 8 मार्क्स में। उन्हें कि 10 साल पहले का हो तो ना आवे, इनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ऊपर से चांसेस ज्यादा होते हैं। राष्ट्रीय बीमा कंपनी का आपको डेटा दिया है 31 मार्च 2014 का। 1 अप्रैल 2013 को 52.50 करोड़ का इनके पास रिजर्व पड़ा है मरीन का, फायर का पड़ा है 55 का, मिसेलनियस का पड़ा है 12.5 का। एग्जैक्ट वैसा ही डेटा है। फिर आपको बोला है कि प्रैक्टिस है उनकी 100% मरीन में, 50% फायर एंड मिसेलनियस में, कॉमन पॉइंट। फिर आपको लिखा है कि इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इश्यूड डायरेक्ट बिजनेस, इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन एक्सेप्टेड, और ये अपने को दे दिया है सीटेड। सेम चीज पूछी है कि भाई जर्नल एंट्री पास करो और यूईआरआर का अकाउंट कॉलमनर फॉर्म में बनाओ। कुछ भी नया नहीं है, और एग्जैक्ट बैठा ही चपता है एग्जाम में अपनी, सिर्फ अमाउंट बदलेंगे और कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है एंट्री आपकी आगे पीछे हो, जैसे पहले दो के अंदर रिजर्व क्रिएट किया था उसमें रिवर्सल आ सकता है, मिसएलनियस के अंदर आपका रिजर्व क्रिएट करने का आ सकता है। दैट इज पॉसिबल, इतना तो हो सकता है। क्लियर हो जाएगा ये? तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर देना है, जस्ट अभी जो मैंने करवाया उसी के जैसा। चलिए, अब अपने करते हैं लाइफ एश्योरेंस फंड वाले टॉपिक। पर उससे पहले और तो कोई बाकी नहीं था ना। चलिए, पहले अपने नोट्स का एक क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये दोनों क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए, 10, 11, 12, ठीक है, और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप देखोगे आपको आइडिया आ जाएगा। चलो, बिफोर दैट अपने पहले थोड़ा थियोरिटिकल व्यू पॉइंट देख लेते हैं। व्हाट इज लाइफ एश्योरेंस फंड, पहले वो समझ लेते हैं। दिस रिप्रेजेंट, अच्छा इससे पहले मैंने वो वैल्यूएशन बैलेंस शीट दिया था क्या? पहले वैल्यूएशन बैलेंस शीट देख लेते हैं। Balance in the life assurance fund cannot be taken as the profit made by life insurance business। बोले कि फंड होता है लाइफ इंश्योरेंस फंड, वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए आप उसको प्रॉफिट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द प्रॉफिट, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, इंश्योरेंस कंपनी को अपनी नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि भाई पर्टिकुलर डेट पे कितनी नेट लाइबिलिटी बाकी है पॉलिसी की। एंड दिस कैलकुलेशन इज डन बाय द एक्सपर्ट कॉल्ड एक्चुरीज। ऐसा कोर्स भी आता है एक्चुरीज साइंस करके, जो एक्सक्लूसिव इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए होता है, और सबसे टफ कोर्स माना जाता है ये, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स जबरदस्त होता है। एफएम एंड मैथमेटिक्स दोनों चीजें जोरदार होती है इसमें।
लिखा भी है इन्होंने, इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रोसेस। सो प्रायर टू नेशनलाइजेशन, चलो नेशनलाइजेशन वाली तो इतिहास की बात कर रहे हैं। सो आपको प्रॉफिट ढूंढने के लिए क्या ढूंढना है, वो चीज आपको खास दिमाग में रखनी है। आपको नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ये कैलकुलेट करने की जवाबदारी किसके पास होगी? एक्चुअरीज के पास होगी। एक्सपर्ट्स होंगे, वो लोग ये सारी कैलकुलेशन करके रखते हैं। फिर वापस मैं नेक्स्ट यहाँ वाली लाइन में लिख रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, कैलकुलेटिंग नेट लाइबिलिटी। Actuaries calculate the present value of future liability on all policy in force as well as present value of future premium to be received on policy in force. ये वो कैपिटल बजटिंग जैसा है, आउटफ्लो एंड इनफ्लो दोनों की क्या कैलकुलेट कर देनी है आपको? प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। सो जो भी नेट लाइबिलिटी आपके पास होगी वो प्रेजेंट वैल्यू में होनी चाहिए, ठीक है, नेट अमाउंट में नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा है बाय कंपेयरिंग लाइफ एश्योरेंस फंड एंड नेट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज, प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी असर्टेन। इफ लाइफ एश्योरेंस फंड इज मोर देन द लाइबिलिटी, डिफरेंस को कहा जाएगा प्रॉफिट, और एग्जैक्टली इसका रिवर्स होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? लॉस। मतलब फंड आपके पास पड़ा है फॉर एग्जांपल 500 का, लाइबिलिटी है आपकी 100 की, तो प्रॉफिट कितना माना जाएगा? और अगर आपके पास फंड पड़ा है 300 का और लाइबिलिटी पड़ी है 400 की, तो आपका लॉस आ जाएगा। फंड ज्यादा हो तो प्रॉफिट, फंड कम हो तो लॉस। अच्छा, अब वो प्रेजेंट कैसे करना है? तो यहाँ पे देखो, ऐसी बैलेंस शीट आपको एग्जाम में बनानी है। इसको कहते हैं वैल्यूएशन बैलेंस शीट। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनती है, ठीक है। ये प्रॉफिट ढूंढने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को ऐसा एक नानकड़ा डब्बा बनाना होता है। यहां पे लिखा जाएगा लाइफ एश्योरेंस फंड जो आपके पास अवेलेबल है, सामने की तरफ लिखेंगे हम नेट लाइबिलिटी, और फंड में से जब लाइबिलिटी माइनस होगी तो क्या मिलेगा हमको? प्रॉफिट। और अगर फंड आपका कम है तो डिफरेंस आपका इस तरफ आएगा। तो पढ़ी, जैसे यहाँ पे 500 का फंड पड़ा है, लाइबिलिटी 400 की है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 100 का। इसका वैसा वर्जा हो सकता है। तो क्वेश्चन में जब आपको बोले कि प्रिपेयर वैल्यूएशन बैलेंस शीट, तो आपको बनानी पड़ेगी। डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर देनी। वैसे तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई लाइफ एश्योरेंस फंड माइनस नेट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, पर डब्बा बनाना पड़ेगा, नहीं तो डब्बे के मार्क्स काट लेगा। मिनिमम 2 मार्क होते हैं ये डब्बे के। नेट लाइबिलिटी जितनी पॉलिसीज आउटस्टैंडिंग है पर्टिकुलर डेट पे, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है ना, पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। अब उसमें वेराइटी रहती है, एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो एग्जैक्टली कितनी लाइबिलिटी उनकी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में बन रही है भाई, किसी को 4 साल बाद देने को आएगा, किसी को 10 साल बाद देने को आएगा। तो जितनी पॉलिसीज अभी तक सेल हो चुकी है उन सबको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के अंदर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे 10 साल बाद मुझे 20 लाख रुपए देने, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू कितनी, तो करंट डेट पे लाइबिलिटी पता चल जाती है, और उस हिसाब से वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फिर आपको ये एक चीज भी ध्यान रखनी है, सेक्शन 28 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एमसीक्यू में पूछा जाएगा ये। 95% प्रॉफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है पॉलिसी होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जितना कमाएगी उसका 95% पॉलिसी होल्डर को जाएगा, और कैसे जाएगा? बाय वे ऑफ बोनस। और रिमेनिंग 5% जो है उसको यूटिलाइज करना है उस पर्पज के लिए, और वो भी नक्की कौन करेगा पर्पज? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलेगी कोई 5% आपको इधर ही यूज करना है, रिजर्व में डालना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, वॉट एवर जो भी होगा वो गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वैसे उसको बोल सकती है। क्योंकि यहाँ पे बात है ना एलआईसी की हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इसी के पास है। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको पता चल गया, इतना क्लियर हो गया। अब एक नानकड़ा क्वेश्चन अपने देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस फंड वहां पे ऑलरेडी अपने हो चुका है कवर। अच्छा, इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना है? तो बहुत सिंपल है। आप समझो कि आपके पास लाइफ एश्योरेंस फंड पड़ा है, ओपनिंग में जितनी भी इनकम होगी ना क्या कर देने की प्लस, और जितने भी एक्सपेंस हो क्या कर देने के माइनस। नेट लाइफ एश्योरेंस फंड कितना है आपको मिल जाएगा। वेरी सिंपल, ओपनिंग में आपको इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। ये नेट एट क्लोजिंग, एट द एंड ऑफ द ईयर नेट इतना बचेगा। और इसके ऊपर भी सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में, 3-3 4-4 मार्क। चलो वही देख लेते पहला।
लाइफ एश्योरेंस कंपनी के पास फंड पड़ा है 62,21,310 रुपीज का। क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस इज 12,000। फिर लिखा है बोनस यूटिलाइज इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम 4,500। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटीज 8260। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम दिया है। क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ठीक, इंटीमेट हो गया लेकिन अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, फाइनलाइज अप्रूवल नहीं मिला है, सो टिल दैट इट इज कंसीडर्ड एज आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज लाइफ एश्योरेंस फंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव ओमिशंस। कि भाई इतने सारी चीजें रिकॉर्ड करनी रह गई थी। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस या जो भी आपका बैलेंस अवेलेबल है, नॉट ओपनिंग, अगर ओमिटेड है तो अपने एडजस्टेड कर रहे, रिवाइज कर रहे। तो लाइफ एश्योरेंस फंड आपके पास बिफोर एडजस्टमेंट अवेलेबल है 62,21,310। इसमें सिंपली मुझे क्या ऐड करना है, इनकम। मुझे बताओ इसमें से इनकम कौन सी दिख रही है आपको। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटीज 8260, ये मेरी इनकम हुई। तो दिस इज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 8260। और कोई इनकम है, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है तो इनकम ही ना वो भी। चलो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अमाउंट इज 5410, दोनों को प्लस कर देना। 8260 प्लस 5410 623। नहीं नहीं, खाली इन दोनों को प्लस करने का बोल रहा हूं, सिर्फ इनकम को प्लस करो। 13। चलो अब इसमें से क्या माइनस करेंगे हम। चलो पहले एक्सपेंस में जाके देख लेते हैं भाई क्या क्या है एक्सपेंस। बोनस कवर्ड अंडर, सॉरी क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, ये क्या है, ये सीडेड है। और सीडेड इनकम होती है क्या एक्सपेंस। एक्सपेंस को रिड्यूस करता है सीडेड, याद करो क्लेम में से माइनस करते थे हम। होती इनकम मान नहीं सकते आप उसको, एक्सपेंस को कम कर रहा है, वैसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो इनकम की तरह ही लगता है। चलो ठीक है, इसको अभी लास्ट में माइनस करेंगे, इसका जुगाड़ हो जाएगा। और कोई खर्चा, बोनस यूटिलाइज इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम और आउटस्टैंडिंग क्लेम। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं आउटस्टैंडिंग क्लेम। क्या हुआ भाई, है क्या, पहले देख लो एक बार मैं क्या लिख रहा हूं। आउटस्टैंडिंग क्लेम 26,500, इसमें से क्या कर देंगे हम, सीडेड को माइनस कर देंगे। सीडेड कितना दिया हुआ है अपने को, 12,000, माइनस कर दो पहले, कितना 14,500, ये मेरा नेट क्लेम आया। और एक खर्चा मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में बोनस का, विच इज 4,500, दोनों का टोटल करेंगे। चलिए 6221,310 प्लस 13,670 माइनस 19,000, 621,59 क्लोजिंग बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोलोगे एडजस्टेड लाइफ एश्योरेंस फंड। 4 मार्क है, कुछ डेंजर। फंड दिया है, इनकम दी है, एक्सपेंस दिया है, इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस। हाँ खाली सीडेड वीडेड में लोचा मत मार देना, उसको इनकम में कंसीडर मत करना, उसको क्लेम में से। अच्छा ये आउटस्टैंडिंग क्लेम नहीं होता तो, लाइफ इंश्योरेंस फंड है क्या? अभी तो पढ़ा, नहीं। ठीक है भाई, आंखों पढ़ी, क्लियर। ये आपके एग्जाम में 4 मार्क में पूछा जाएगा। मेरा वीडियो ऊपर चला गया। चलिए अब लाइफ एश्योरेंस फंड का अपने क्वेश्चन करके देखते हैं, वैल्यूएशन बैलेंस शीट वाला। क्वेश्चन नंबर 36 जो अभी मैं आपको ये फाइल शेयर करूंगा उसमें जुलाई 2023 में 8 मार्क में आपको ये सवाल पूछा गया था। तो उस टाइम पे कोविड रीजन की वजह से कई बार पोस्टपोन हो जाती है, या कोई ऐसा रीजन हो जाता है लाइक इलेक्शन आ जाते हैं, तब डेट्स चेंज हो जाती है। चलिए क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक फंड पड़ा है, कितने रुपए का,
34 लाख का। वैल्यूएशन के हिसाब से आपकी नेट लाइबिलिटी कितनी पड़ी है? 28,80,000। कंपनी ने 40,000 रुपए का बोनस अभी तक पॉलिसी होल्डर को पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 years तक। नाउ प्रपोज टू कैरी फॉरवर्ड ₹1,10,000 एंड टू डिवाइड द बैलेंस बिटवीन पॉलिसी होल्डर एंड शेयर होल्डर। 95 एंड 5% याद रखना, पॉलिसी होल्डर को कितना जाता है? 95%। जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा 95% पॉलिसी होल्डर को और 5% किसको जाएगा? शेयर होल्डर को। क्या बनाने को बोला है? पहले तो बोला है वैल्यूएशन बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट, और बोले नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो। चलो, वैल्यूएशन बैलेंस शीट बहुत सिंपल। सबसे पहले यहाँ पे लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस लिख लेंगे अपने। कितना बैलेंस दिया हुआ है अपने को? 34 लाख। ऑपोजिट साइड में नेट लाइबिलिटी विच इज 28,80,000। सो नेट प्रॉफिट 5 लाख। पहला काम कंप्लीट, वैल्यूएशन बैलेंस शीट खत्म। था कुछ इसमें? चलो, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बाजू में। नेक्स्ट मुझे क्या पूछा इन्होंने कि भाई टोटल प्रॉफिट अपने को बताना है। नेट प्रॉफिट फॉर 2 year पीरियड 5,20,000, जो अभी हमने ढूंढा। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज दी हुई थी कि उन्होंने ऑलरेडी बोनस कितना पे कर दिया था। मतलब ये जो बोनस हमने पे किया है वो प्रॉफिट में से तो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। जब हमने लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस ढूंढा होगा उस टाइम पे तो उन्होंने उसको डाल दिया होगा। सो अब अपने को पहले क्या करना पड़ेगा? इसको एड बैक करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। हम ऐसा, ये जो आया नेट प्रॉफिट इसमें आगे लिख लेता हूं, दिस इज आफ्टर बोनस। बिफोर बोनस ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें बोनस एलिमेंट ऐड कर दूंगा। कितने का बोनस दिया था इन्होंने? 40,000। मतलब अगर बोनस माइनस नहीं हुआ है तो प्रॉफिट कितना? 5,60,000। सो इट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस। अब टोटल 5,60,000 का है, क्योंकि बोनस के लिए तो अपने को पता है कैलकुलेशन करनी है। 95% अमाउंट दी जाती है पॉलिसी होल्डर को बाय वे ऑफ बोनस। अब मैं यहाँ पे ये जो आया मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस, इसको मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूं। और पता है एक चीज उन्होंने पहले बोली थी कि भाई 1,10,000 कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो 1,10,000 पहले ही बोल दिया साइड में रखना है। कितना बचेगा अब? 4,50,000 गवर्नमेंट ने बोला है कि अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं पॉलिसी होल्डर, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं शेयर होल्डर। पॉलिसी होल्डर को कितने परसेंट देने का है? 95। शेयर होल्डर को देना है 5%। बोलो, 4,27,500। और शेयर होल्डर के हिस्से में, ठीक है, शेयर होल्डर वाले को तो अभी अड़ने की जरूरत नहीं है, वो 5% है। बट पॉलिसी होल्डर को 5,27,500 बाय वे ऑफ बोनस देना है। बोनस ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। कितना? कितना बचेगा? बोनस टू बी पे, सो दिस इज पेबल। पूछा क्या था सवाल पता है? 2 साल का प्रॉफिट ढूंढ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। खाली ध्यान रखना जब नेट प्रॉफिट ढूंढोगे ऑलरेडी कोई बोनस एलोकेट हो चुका है तो एड बैक कर देना है। कैरी फॉरवर्ड बोला है तो पहले माइनस होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले डिस्ट्रीब्यूशन मत कर देना। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉलिसी होल्डर वाली अमाउंट में, ये अमाउंट आप ऑलरेडी इंटरिम बोनस का पे कर चुके हो, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ ही था। आपको रिमेनिंग अमाउंट ही पे करनी है, ना इसकी कोई जर्नल एंट्री बतानी है, ना ही कुछ करना है। आपको सिंपली कैलकुलेशन करके शो करनी है। गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड करना है वो बांट ही नहीं सकते ना। जो अवेलेबल प्रॉफिट है पॉलिसी स्टेक होल्डर्स के लिए वो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट के बाद ही कंसीडर किया जाए। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब क्या है? इस वन काइंड ऑफ रिजर्व की तरह होता है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि इतना पैसा साइड में रख दो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज के लिए। वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है वो। तो वो पैसा पहले साइड में रखना है। बोले अब बाकी का प्रॉफिट आप अपने पॉलिसी होल्डर एंड शेयर होल्डर में एज पर लॉ के हिसाब से बांट दो। और एज पर लॉ के हिसाब से 95 एंड 5% में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो बढ़िया, चलिए
एक और क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 39, जो आपकी एग्जाम दिसंबर 23 में पूछा गया था 7 मार्क्स के अंदर। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ वेल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रिपेयर करनी है वैल्यूएशन बैलेंस शीट और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना बताना है, और जर्नल एंट्रीज भी पूछ डाली। पिछले वाले में नहीं पूछी थी, ठीक है, वो शायद जून में पूछा था ना, वो जुलाई 23, मतलब दिसंबर आते आते इंस्टीट्यूट को रियलाइज हुआ कि एंट्रियां पूछनी चाहिए। 1 मार्क कम कर दिया और 7 मार्क का कर दिया क्वेश्चन, और जनरल एंट्री डाली। वाह, बहुत सारी चीजें डाली इसमें तो। लाइफ एश्योरेंस फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। आपको ये जो रेवेन्यू अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसी को कंसीडर करना होता है एज ए लाइफ एश्योरेंस फंड बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को कंसीडर नहीं करना है। ओपनिंग से तो हम क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंस माइनस करके एक नेट अमाउंट लेके आते हैं, वही क्लोजिंग होता है। ये बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट इज नथिंग बट दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड। जो कमाया उसी को लाइफ एश्योरेंस फंड कहा जाता है। फिर नेट लाइबिलिटी देखो दे दी है, इंट्रिम बोनस भी दे दिया है, बैलेंस शीट बन गई। LAF 160, सॉरी 240, नेट लाइबिलिटी 165, प्रॉफिट बोलो। पहला काम हो गया आपका। नीचे वाला क्वेश्चन मत पढ़ना, टेंशन हो जाएगा आपको, ठीक है। 75 के बाद अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट काम, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस, जो अभी हमने ढूंढा कितना आया था, 75 लाख। इसमें बोनस एलिमेंट जो इंट्रीम बोनस पे किया था, दैट इज 25 लाख गिवन इन द क्वेश्चन। So this is net profit before bonus, 1 करोड़। कैरी फॉरवर्ड बोला था क्या इस क्वेश्चन में? नहीं बोला तो नहीं करना है, गवर्नमेंट बोले तो ही करना होता है। मतलब सीधा सीधा अभी से 1 करोड़ के क्या कर दूंगा मैं, 2 टुकड़े, पॉलिसी होल्डर साइड में, शेयर होल्डर साइड में 95%, 5%, 95 लाख, 5 लाख। 95 लाख में से ऑलरेडी बोनस हमने कितना पे कर दिया है, तो 70 लाख। दिस इज पेबल, ठीक है, और 5 लाख चले जाएंगे अपने शेयर होल्डर। बोलो, यहां तक अभी हमने किया था वैसा का वैसा ही है, क्लियर। चलिए, अब सम शुरू होगा। नीचे वाला, कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है, 125 रुपए बोनस देंगे 1000 रुपए के सामने। एंड पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन दिया है कि बोनस आप कैश में भी ले सकते हो, 105 रुपया रोकड़ा मिलेगा 1000 के सामने। टोटल पॉलिसी, सॉरी, टोटल बिजनेस कंडक्टेड बाय द कंपनी 600 लाख। अब जो भी बिजनेस बिजनेस हुआ है, अब उसमें आपको 2 ऑप्शन दिए है कंपनी ने। एक दिया है आपको रिविजनरी बोनस, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको रोकड़े वाला बोनस। बोले रिविजनरी वाला लोगे तो 185 रुपए मिलेंगे, और रोकड़े वाला लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 105 रुपए। इट्स अप टू यू, जो ऑप्शन में आप जाना है आप जा सकते हो। और उसके बाद बोला है 3/5 पॉलिसी होल्डर ने बोला कि भाई हमें तो कौन सा बोनस चाहिए, कैश वाला बोनस चाहिए। तो 2/5 किस में गए होंगे, रिविजनरी वाले बोनस में। रिविजनरी बोनस क्या होता है, नहीं नहीं, ये रोकड़े में नहीं मिलेगा ना, ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। आपको तुरंत आपके खाते में जमा नहीं होगा। कैश वाला बोनस आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। मतलब जैसे तेरा पॉलिसी पीरियड 10 साल का है, तूने बोला मेरे को तो रिविजनरी चाहिए, देखो रिविजनरी की अमाउंट ज्यादा है, वहां पे 185 मिल रहा है और वहां पे 105 ही मिल रहा है आपको। तो ये आपको 10 साल बाद जो भी आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख, और आपको रिविजनरी मिल रहा है 1 लाख, मतलब अब आपको मैच्योरिटी के टाइम पे कितना मिलेगा, 6 लाख मिलेगा। क्या हुआ? नहीं नहीं, वो पेंसिल से कर रहा था तब ऐसा नहीं। और कैश बोनस क्या होगा, जो इमीडिएटली आपको पे कर दिया जाएगा। चलो, तो अब अपने बोनस की कैलकुलेशन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना आया था बिफोर आफ्टर एडजस्टमेंट, 75 लाख, जिसमें से 25 लाख अपने पे कर दिए और 70 लाख पेबल करना बाकी है। एक ही एंट्री आपको इसकी पास करनी है, लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट टू
पी एंड एल। ये खाली इसकी बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछी नहीं है इसकी। मेन एंट्री तो अभी अपने नीचे कर रहे हैं, रिविजनरी और कैश की आएगी। और ये बहुत लेंथी सम बनाया उन्होंने, 7 मार्क के अंदर। पहले वैल्यूएशन बैलेंस शीट पूछी, फिर इन्होंने प्रॉफिट भी पूछा, डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा। अब इन्होंने बोला है कि आप बाकी का बोनस दीजिए। अब ध्यान से देखना, नई कैलकुलेशन है। टोटल बिजनेस कितना था? टोटल बिजनेस करोड़ का। 600 लाख का है टोटल बिजनेस। ओके, 600 लाख को पूरा ही लिख लेते ना। इसके कर देते अपने 2 टुकड़े, रिविजनरी बोनस वाले और दूसरे कौन होंगे? कैश बोनस वाले। रिविजनरी बोनस वाले कितने हैं? तो 2/5। कैश वाले 3/5 है। 600 लाख इंटू 2/5, 3/5, 24 वॉट, 2 करोड़ 40 लाख। बराबर ना? हाँ, ये गलत लिखा है मैंने। 2 करोड़ 40 लाख। ये इतने लोग बोल सकते हो, या इतने रुपए के लोगों ने बोला है कि हमको बोनस रिविजनरी और कैश वाला चाहिए। दिस इज नॉट द बोनस अमाउंट। बोनस तब ढूंढेंगे। रिविजनरी वाले में रेशियो क्या दिया था? 1000 रुपीज पे आपको मिलेंगे 185 रुपीज। तो 2 करोड़ 40 लाख पे आपका बोनस कितना? 4 करोड़ 40 लाख होगा, नहीं 44 लाख 40,000। बराबर ऐसा ही है ना? और यहाँ पे उन्होंने क्या इक्वेशन रखी थी? 105 की। बोले 1000 रुपीज पे 105 रुपया रोकड़ा देंगे हम आपको। तो 3 करोड़ मतलब 3 करोड़ 60 लाख। ये हो गया कैश वाला बोनस, ये हो गया आपका रिविजनरी बोनस। चलिए कैश वाले बोनस की जर्नल एंट्री करते हैं। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल 3 करोड़ नहीं 37,80,000। और इसको पे भी कर देते हैं अपने। बोनस पेबल टू कैश 37,80,000, क्योंकि ये तो अपने को पूरा का पूरा रोकड़े में ही पे करना था। क्योंकि तो आपको हाथों हाथ ये लाइबिलिटी क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कैश वाले है। रिविजनरी वालों का क्या होगा? तो उसको नहीं, नेट लाइबिलिटी में कैसे डाल? बोनस एलिमेंट एश्योरेंस फंड में डाल दिया जाता है उसको। सिंपल एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लाइफ एश्योरेंस फंड 44,40,000। ये सब गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग चल रही है। जनरल अकाउंटिंग से काफी डिफर करता है, कई बार लॉजिकली भी डिफर करेगा, बिकॉज यहाँ पे इंश्योरेंस का एक्ट आ जाता है। और एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से कई सारी चीजें चल रही है जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में है। और वो हर जगह रहेगा। कंपनीज एक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन की भी लड़ाई होती रहती है। डायरेक्ट टैक्सेशन कुछ और बोल रहा होता है, कंपनीज एक्ट कुछ और बोलता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ दोनों एक्ट के वायोलेशन का। डेप्रिसिएशन कैसे ढूंढते हैं अकाउंट्स में? अकॉर्ड मेथड तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। जैसे 1 जुलाई को कोई असेट खरीदी आपने, तो 1 जुलाई से 31 मार्च। अगर आपने 1 नवंबर को खरीदी तो भाई 1 नवंबर से 31 मार्च। यहाँ पे बोल रहे 9 मंथ का लग जाएगा, यहाँ पे आपके 5 मंथ का डेप्री लगेगा। अकाउंटिंग ऐसे ही करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं पता है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अब यही डेप्रीशिएशन जब आप इनकम टैक्स में प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम पे गिनोगे, तो इनकम टैक्स वाला बोलता है
यार तुम तो साल में कितनी सारी असेट खरीदोगे, अलग अलग डेट पे खरीदोगे। हम सबका हिसाब किताब करने नहीं बैठे, बोले कॉमन डेट लेते 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से पहले कोई असेट खरीदी, बोले फुल डेप्रिशिएशन। और 1 अक्टूबर के बाद में कोई असेट खरीदी ना, तो आपका डेप्री आधा। कैसे सेम होगा? अमाउंट दोनों में अलग आएगी। यहाँ पे एग्जैक्ट हाफ मतलब सीधा 6 महीने का बेस हो गया ना। आप समझो आपका डेप्री 20% लगता है। आपने असेट खरीदी यहाँ पे, ऐसा मान लेते हैं अपने की 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 5 महीने निकाल दो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 7 महीने हुए। तो या अकाउंट कहता है 7 महीनों का लगाओ, इनकम टैक्स कहता है कोई 7 महीने नहीं, पूरा पूरा लगेगा। अगर 100 रुपए की असेट है तो अकाउंट वाला क्या कहेगा, इंटू 20% इंटू 7/12। इनकम टैक्स वाला कहता है नहीं नहीं, ये सब अपने से नहीं होता, खाली इंटू 100 इंटू 20%, दैट्स इट। और अगर आपने 1/10 के बाद खरीदा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 नवंबर को 100 रुपए की कोई असेट आपने खरीदी, तो एज पर अकाउंटिंग इंटू 5/12 होगा। इनकम टैक्स कहता है 100 इंटू 20% इंटू 1/2 या 50%, सीधा आधा कर दोगे। या फिर 20 की जगह पे कितना ले लो, सीधा 10%, आधा हो गया। वहां पे पूरा डेप्री मिलेगा, यहाँ पे आपको डेप्री आधा मिलेगा। और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा है, और जब खर्चा आता है तो प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स पे सीधी इफेक्ट आती है। तो वहां पे आपके कंपनीज एक्ट के कानून नहीं चलेंगे। जो साल के एंड में आईटीआर भरते हैं ना, उसमें ये सब होता है। और ये सब आप पढ़ोगे ग्रुप 1 में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होगा पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लॉ एंड अकाउंट मतलब लॉ एंड न्यूमेरिकल का मिक्सिंग जो होता है वो डायरेक्ट टैक्सेशन होता है। कानून तो याद रखने ही रखने हैं, और कानून याद नहीं रखे तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। वहां पे सब लॉ वाइज चलेगा। आपको ये भी याद रखना होता है कि भाई सेक्शन 32 में क्या लिखा हुआ था, सेक्शन 34 में कितने परसेंटेज थे, सैलरी के अंदर क्या क्या है, कितना डिडक्शन गवर्नमेंट दे रही है, कि भाई 50,000 देती है। पिछले अभी ये जो बजट निकला ना, ये आपके सिलेबस पे, अभी आपके वाले में नहीं, नेक्स्ट वाले में क्या हो जाता है, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो सीधा सीधा आपके ऊपर असर करता है। और उसमें भी गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया, रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब भूतकाल से ही एप्लीकेबल होगा। मतलब पुराना जितना भी चीजें थी ना, सब बदलनी पड़ती। एक होता है प्रोस्पेक्टिव, आज से एप्लीकेबल होगा, एक होगा 2 साल पहले से एप्लीकेबल होगा। એટલે डीटी तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये समझ में आ गया था। ये आपकी एग्जाम में पूछा गया है 7 मार्क में। अब खाली नजर घुमाना और कुछ मत करना। दो हजार पंद्रह में ये 2 मार्क में पूछा था। आप देख लो, आप लाइफ एश्योरेंस फंड, नेट लाइबिलिटी, इंट्रीम बोनस, कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी नया है? पूछा क्या है? शेयर होल्डर को कितना, 95% अलग, 5% अलग। हमको पूछा किसका है, ध्यान रखना। એટલે भले ही आप कैलकुलेशन दोनों दिखाओ, बट आपको लास्ट में मेन आंसर में ये लिख लेना होता है। समझ में आया? अब आपको कोई भी सम उठा के मैं बताऊंगा ना, सब में वैसा का वैसे ही है। चलिए, अभी कुछ क्वेश्चंस अपने लास्ट ईयर वाले देख लेते हैं। अब बिगिनिंग से अपने एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन छोटे बड़े पूछे गए। लाइफ एश्योरेंस फंड मैंने आपको बता दिया, वैल्यूएशन बैलेंस शीट देख ली, जर्नल एंट्रीज देख ली अपन ने, ठीक है। मरीन फायर वाली भी अपने देख ली थी, यूआरआर की जर्नल एंट्री कैसे होती है। 2013 में 2 मार्क में आपको ये सवाल पूछा था। जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन्फॉर्म यू दैट क्लेम्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2012 वाज ₹5,20,000। तो ये आपके पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हुआ। क्लेम पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर में आपने डायरेक्ट बिजनेस पे 64,50,000 का पे किया। और फिर आपको दिया है आउटस्टैंडिंग ईयर एंड का 5,60,000। और फिर दिया है क्लेम रिकवरेबल फ्रॉम री इंश्योरेंस बिजनेस, ये आपका दिया हुआ है सीडेड। पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम इंकर्ड विच इज टू बी चार्ज टू इट्स रेवेन्यू अकाउंट। देखो बहुत सिंपल है, टोटल क्लेम 64,50,000 का डायरेक्ट बिजनेस वाला, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर
माइनस आउटस्टैंडिंग कौन सा करेंगे हम, प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का है 5,60,000, प्रीवियस ईयर का है हमारा 5,20,000। माइनस करेंगे सीडेड वाली इंफॉर्मेशन विच इज 1,90,000। ठीक है, फिर जो आपकी नेट अमाउंट आएंगी विल बी रफली 63 लाख। इतना आपको पूछा था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 में 2 मार्क में आपको पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि लाइफ एश्योरेंस फंड 155 लाख का है, नेट लाइबिलिटी आपकी 132 की है, इंटरिम बोनस 11 का है, और पूछा क्या है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट। देखो सिर्फ वैल्यूएशन बैलेंस शीट ही पूछी है, सो इंटरिम बोनस से कोई लेना देना नहीं अपने को। ये बन गई अपनी वैल्यूएशन बैलेंस शीट। यहाँ पे 155 आ जाएगा लाइफ एश्योरेंस फंड, यहाँ पे आ जाएगी नेट लाइबिलिटी 132, सो योर नेट प्रॉफिट 155 माइनस 132, इट विल बी 23 लाख। इंटरिम बोनस उसके बाद वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है तो। क्लियर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 है, 2015 में 2 मार्क में पूछा था। लाइफ इंश्योरेंस फंड आपके पास कितना पड़ा है, 42,08,400। क्लेम कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है 12,000। क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड, मतलब ये आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। बोले लाइफ इंश्योरेंस फंड का बैलेंस कितना, तो देखो ये अपने स्टार्टिंग में ही किया था, ये आपका 42,08,400 ओपनिंग बैलेंस हुआ। प्लस करेंगे इनकम, इनकम एक ही है मेरे पास 8,110 की, विच इज प्रीमियम आउटस्टैंडिंग। फिर मुझे खर्चे माइनस करने, और खर्चे में क्या आएगा अपने पास, क्लेम। क्लेम आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है अपने को, 22,050। उसमें से सीडेड क्या कर देंगे हम, माइनस, तो 12,000 का हम सीडेड इसमें से माइनस कर देंगे। तो 22,050 में से 12,000 का हम सीडेड माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 10,050। ये जो नेट अमाउंट आई दैट इज द लाइफ एश्योरेंस फंड का क्लोजिंग बैलेंस। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। चलो यहाँ पे भी देखो, प्रिपेयर वैल्यूएशन बैलेंस शीट अभी जो हमने किया था वैसा का वैसा ही दिया है, 650 LAF। नेट लाइबिलिटी आपको कितनी दी है, 510, तो कितना हो जाएगा आपका 140। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, चलो 30 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा इसके अंदर अपने को कि हेल्थी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिविजनरी बोनस डिक्लेयर किया, 12 रुपए देंगे वो 1,000 पे, एंड पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन दिया है कि कैश में भी ले सकते हैं, 5 रुपए मिलेंगे 1,000 पे। ये भी मैंने लास्ट में आपको जो क्वेश्चन कराया था उसके जैसा है। टोटल बिजनेस कितना है, 15 करोड़ का। 40% पॉलिसी होल्डर ने बोला है कि हम रोकड़े में लेंगे, तो देखो 15 करोड़, चलिए तो टोटल 15 करोड़ का बिजनेस है, और उस 15 करोड़ में से, सॉरी 15 करोड़, 15 करोड़ में से 40% पॉलिसी होल्डर ने बोला है कि उनको चाहिए कैश, मतलब 6 करोड़ वालों ने बोला है कि कैश चाहिए, और बाकी के 60% दैट मीन्स कि 9 करोड़ वालों ने बोला है कि रिविजनरी बोनस चाहिए। अब इक्वेशन अपने डाल देंगे, ये सेम क्वेश्चन अपन ने किया था। रिविजनरी वालों की इक्वेशन है कि भाई 1,000 रुपए के सामने आपको 12 रुपए मिलेंगे, और टोटल कितने करोड़ है, 6 करोड़। तो 6 करोड़ के सामने कितनी अमाउंट होगी, तो कैलकुलेशन करते हैं अपने, 6 करोड़ इंटू 12 डिवाइड बाय 1,000। अच्छा 6 करोड़ नहीं, रिविजनरी बोनस वाले तो 9 करोड़ वाले अपने, तो 9 करोड़ के सामने कितना, तो 9 करोड़ के सामने अपनी अमाउंट आती है 10,80,000। और सेम इक्वेशन अपने कैश वालों के लिए लगाएंगे, 1,000 पे कितना रुपया देना है कैश बोनस, 5 रुपीज का, तो 6 करोड़ पे कितना, तो आपका आंसर आएगा 3 लाख रुपए। ठीक है, फिर उसकी जनरल एंट्री मैंने आपको बताई थी अभी लास्ट क्वेश्चन में ही अपने की थी। जो कैश में पे करना है उसकी एंट्री क्या करते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल एंड बोनस पेबल टू कैश। और जो अपना रिविजनरी बोनस वाला है उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू लाइफ एश्योरेंस फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, देखो लाइफ एश्योरेंस फंड दिया है, नेट लाइबिलिटी दी हुई है, इंटरिम बोनस दिया हुआ है, बोले बैलेंस शीट बनाओ एंड नेट प्रॉफिट बताना है। तो बैलेंस शीट तो बहुत इजी है, यहाँ पे वैल्यूएशन फंड अपने एश्योरेंस फंड लिख लिया, नेट लाइबिलिटी लिख ली, ये आ गया मेरा प्रॉफिट।
प्रॉफिट के अंदर हम इंटरिम बोनस ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी एग्जाम में पूछा गया था 5 मार्क में 2013 में, और ये ऊपर वाला 2013 में 3 मार्क में जून में पूछा गया था। लाइफ एश्योरेंस फंड 34 लाख, वैल्यूएशन 28,80,000। ये चलो अपन कर चुके ऑलरेडी, देखो आगे ही किया था अपन ने, ये सेम क्वेश्चन आई थिंक सो 36 नंबर वाला था सेम क्वेश्चन। चलिए फिर वापस जून 2014 में 8 मार्क में क्या पूछा है आपको, लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस बिफोर प्रोवाइडिंग 55,000 बीइंग द शेयर होल्डर्स डिविडेंड फॉर द 2012, एक्चुअल वैल्यूएशन अपने को दी है 35 लाख, इंटरिम बोनस दिया हुआ है अपने को 1 लाख रुपीज का। ठीक है, और अपने को वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनानी है, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, एंड अपने को सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप देखोगे तो सिमिलर ही है, ज्यादा कोई चेंजेस उसके अंदर है नहीं। ठीक है, एक बार मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। देखो लाइफ एश्योरेंस फंड 55 लाख, सॉरी 55,55,000 का है, और नई चीज इसके अंदर क्या आई कि ये डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले का है। मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया है उसमें से डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है, तो जब आप लाइफ एश्योरेंस बैलेंस शीट बनाओगे, वैल्यूएशन बैलेंस शीट सॉरी, उसमें जो आप लाइफ एश्योरेंस फंड लिखोगे वो आपको 55,55,000, और उसमें से 55,000 का डिविडेंड आपको माइनस कर देना है। सो नेट अमाउंट 55 लाख होगी। सामने नेट लाइबिलिटी कितनी है अपनी, 35 लाख। तो यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20 लाख। अब इस 20 लाख में आप इंटरिम बोनस कितना ऐड कर दोगे, 1 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 लाख। 21 लाख में से कोई कैरी फॉरवर्ड तो उन्होंने बोला नहीं है। सो 21 लाख का 95% पॉलिसी होल्डर के लिए और बाकी का 5% शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, तो शेयर होल्डर के लिए भी आपकी अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, जो पॉलिसी होल्डर की अमाउंट आएगी उसमें से इंटरिम बोनस फिर क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है। फिर ये वाला भी हम कर चुके हैं, ये भी हमने चेक कर लिया था। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइफ एश्योरेंस फंड दिया है देखो आप, फिर उसके बाद अपने को दिया हुआ है उन्होंने इंटरिम बोनस, नेट लाइबिलिटी एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से, सरप्लस ब्रॉट फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यूएशन कितनी दी हुई है अपने को, 9 लाख रुपीज, और डायरेक्टर ने प्रपोज किया कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे ये लोग, 10 लाख। तो देखो अब इसके अंदर ये सरप्लस वाली चीज नहीं आ गई है, बाकी सम पूरा का पूरा नया ही है। तब देखो सरप्लस वाली चीज आ जाती है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो अपने को वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनानी है। वैल्यूएशन बैलेंस शीट एज यूजुअल वेरी सिंपल, 90 लाख। सामने हमारी नेट लाइबिलिटी कितनी, 75 लाख, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15 लाख। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं 15 लाख, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इंटरिम बोनस ऐड कर देते हैं। इंटरिम बोनस हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 1,50,000। तो 15 लाख में 1,50,000 का इंटरिम बोनस हम ऐड कर देंगे, और पहले का जो प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट सरप्लस, वो अपने को क्या कर देनी है, इसमें से माइनस कर देनी है। और प्रीवियस ईयर की सरप्लस अपने को कितनी दी हुई है, 9 लाख। तो यहाँ पे अब मेरा नेट बैलेंस आएगा 15 + 1 16.5 माइनस 7 लाख इज 7.5 लाख। ठीक है, ये 7.5 लाख के हिसाब से हम आगे कैलकुलेट करेंगे। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन करने की बारी आएगी तब हमको इस तरीके से दिखाना है कि भाई प्रॉफिट 7,50,000 प्लस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब वापस इसको ऐड कर देते हैं अपने, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है कि भाई 9 लाख, और टोटल कितना हो गया, 16,50,000। 16,50,000 में से कैरी फॉरवर्ड कितना करने को बोला है अपने को, 10 लाख। इसमें से 10 लाख हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा हमारा पास, 6,50,000। अब 6,50,000 का आपको क्या कर देना है, 95% एंड 5%। सो आप बोलोगे कि सर क्या फर्क पड़ गया इसके अंदर, अपन ये 9 लाख अगर माइनस नहीं करते तो क्या हो जाता, 15 + 1.5 16.5 लाख ही होता ना सर, और यहाँ पे भी तो देखो 16.5 लाख ही आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा सेपरेटली दिखाना पड़ता है, डायरेक्टली तो कर सकते थे, डायरेक्टली तो जनरल एंट्री भी हो जाती है डायरेक्ट, फिर भी कई बार ड्यूअल एंट्री करते हैं, ड्यू होने की अलग, पे होने की अलग, तो आपको ये सेपरेटली शो करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया। तो ये अच्छा पॉइंट था इसके अंदर, सरप्लस वाला। प्रीवियस वाले के अंदर एक आया था डिविडेंड वाला पॉइंट जो नया था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने।
ये आपको रेवेन्यू अकाउंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आता है कि कौन सी चीज कहाँ पे जाती है। ठीक है, अपन ने रेवेन्यू अकाउंट के बहुत सारे सम किए हैं, फिर भी अपने एक बार देख लेते हैं। क्लेम पेड कहाँ जाएगा, शेड्यूल 2 में। ये भी कहाँ जाएगा, शेड्यूल 2 में। प्रीमियम रिसीव्ड क्या है आपका, डायरेक्ट बिजनेस। री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज नोन एज प्रीमियम सीडेड। फिर आपको क्या दिया हुआ है, कमीशन। कमीशन कहाँ चला जाएगा आपके शेड्यूल नंबर 3 में। एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेटिंग में। प्रोविजन अगेंस्ट रिस्क ऑन 1 अप्रैल, ये यूईआरआर का ओपनिंग बैलेंस 480। ये आउटस्टैंडिंग क्लेम प्रीवियस ईयर का, और ये आपका हो गया करंट ईयर का, जो शेड्यूल नंबर 2 में आप प्लस माइनस करते हो। फिर आपको रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क 40% करने को बोला है। बेसिकली हमें पता है कि कौन सा बिजनेस है, अगर सपोज फायर वाला बिजनेस है तो 50% होना चाहिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन में 40% मेंशन किया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, तो हमको फिर 40% ही लेना है, क्योंकि ये 2015 का क्वेश्चन है। देखो उस टाइम पे सपोज लॉ के अंदर कुछ और चीजें चल रही होगी तो उसके हिसाब से 40% होगा। तो अपने को अगर मेंशन किए तो वही परसेंटेज अपने को कंसिडर करने हैं। चलिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ ही है। फिर देखो सिमिलर क्वेश्चन 2015 में वापस पूछा है 8 मार्क के अंदर, एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। सो आप ये वाले क्वेश्चन तो आपको कोई ट्रबल होगी नहीं। ठीक है, सिंपल वे में सब दिए हुए और मैं इसमें आंसर भी उसके साथ ही रखे। फिर 2016 में वापस एक लाइफ एश्योरेंस का आपको पूछा था, इंटरिम बोनस, बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट एट द ईयर एंड। तो ध्यान रखना है आपको, लाइफ एश्योरेंस फंड ये वाला कंसीडर करना है क्लोजिंग बैलेंस में। ओपनिंग बैलेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। अपन ने क्वेश्चन किया था उसके अंदर सेम पॉइंट था, आपको याद हो तो। ठीक है, और ये आपको नेट लाइबिलिटी दी हुई है, तो 700 में से 490 आप माइनस करोगे तो 210 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। 210 में 80 आप ऐड करोगे और उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। चलो फिर वापस आपको एक रेवेन्यू अकाउंट का क्वेश्चन दिया है इन्होंने। ठीक है, ये कितने मार्क में पूछा है, 8 मार्क में पूछा है 2016 के अंदर। चलो क्या क्या एक बार चलो देख लेते हैं इसको। ये प्रीवियस ईयर का क्लेम हो गया आउटस्टैंडिंग। फिर क्लेम पेड डायरेक्ट बिजनेस, ये आप माइनस करते हो क्लेम में से, शेड्यूल 2 में से। ये शेड्यूल 2 में, ये आपको ओपनिंग यूईआरआर दे दिया है। लीगल एक्सपेंस शेड्यूल 2 में। एजेंट का कमीशन कितना दिया हुआ है आपको, 120 शेड्यूल 3 में। एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट शेड्यूल 4 में। प्रीमियम रिसीव डायरेक्ट बिजनेस शेड्यूल 1, उसमें से री इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया, ये आपका हो गया सीडेड। इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव डायरेक्टली रेवेन्यू अकाउंट में जाता है। ठीक है, और फिर अपने को दिया हुआ इन्होंने सर्वेयर फीस, कितनी दी हुई है सर्वेयर फीस, सर्वेयर फीस दी हुई है इन्होंने 30। अब सर्वेयर फीस के अंदर है ना, देखो दो पॉसिबिलिटी है। आप उसको क्लेम में भी लिख सकते हो और आप उसको ऑपरेटिंग में भी लिख सकते हो। इफ नथिंग इज मेंशन, अगर आपको उसको क्लेम के अंदर लिखना है तो भी लिख सकते हो, और अगर आप उसको ऑपरेटिंग में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। आपको नीचे नोट दे देना है। सो वॉट एवर मॉड्यूल एंड इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा हुआ है, इसको क्लेम में लिखा हुआ है, तो आप इसको क्लेम में ही डालना और नीचे नोट लिख लेना। फिर ये आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है, जो आप प्लस करोगे शेड्यूल 2 में। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ये भी आप प्लस करोगे शेड्यूल 1 में। एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट आउटस्टैंडिंग शेड्यूल 4 में प्लस। और 100% इन्होंने बोला है कि यूईआरआर क्रिएट करना है। ठीक है, कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर भी सिमिलर ही था। चलिए फिर 2017 में ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन अपन ने किया था, ये पूरा का पूरा अपन कर चुके हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाया था, ये लाइफ एश्योरेंस फंड का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढने का, 7 मार्क में पूछा 2017 में, फ्री फोकट के मार्क्स है आपके। चलो फिर वापस देखो, लाइफ एश्योरेंस फंड वाला आया, मल्टीपल टाइम लाइफ एश्योरेंस फंड वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। चलो अब उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा। ये वापस वही रेवेन्यू अकाउंट वाला सम आ गया। वही देखो, वही सारी चीजें दी है, सिर्फ अमाउंट बदली है। 36 अभी हमने किया था। 37 भी देखो वो का वही है। 51 लाख फंड दिया हुआ है। नेट लाइबिलिटी दी हुई है। इंटरिम बोनस दिया हुआ है। कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट दी हुई है। डिट्टो बैठे क्वेश्चन है। चलो ये भी हम कर दिए था बोनस वाला। फिर वापस 2024 में 7 मार्क में आपको वापस रेवेन्यू अकाउंट पूछा, 7 मार्क्स के अंदर। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कर सकते हो आराम से ये सारे क्वेश्चंस। तो ओवरऑल अगर आपने देखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा पूछा गया है वैल्यूएशन बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस हमको पूछे गए। एंड सेकंड उन्होंने पूछा है रेवेन्यू अकाउंट वाला क्वेश्चन। सो लास्ट 2023 में इन्होंने वैल्यूएशन पूछा था।
2023 में 2 क्वेश्चन बता रहे, एक 4 मार्क का पूछा था और एक इन्होंने पूछा था, शायद ये तो क्या मैंने वो अपने क्या बोलते हैं बुक आती है जिसमें स्कैनर वगैरह जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए, उसमें से मैंने लिए हुए, तो शायद वहां पे तो कई बार क्या ईयर गलत भी हो जाता है। दिसंबर 23 में 7 मार्क में लास्ट ईयर पूछा था, और जून 24 में 7 मार्क में रेवेन्यू अकाउंट वाला पूछा। और दिसंबर 24 का मेरे पास अभी है नहीं क्वेश्चन, बट उसमें भी अगर पूछा होगा तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन होगा, मोस्टली मुझे पता है तब तक लाइफ एश्योरेंस फंड वाला था। आपको एग्जाम में एक ये वाला क्वेश्चन और एक लाइफ एश्योरेंस फंड वाला, ये दोनों खास करके जाने हैं। अगर इंश्योरेंस का सवाल आया तो गिन के चलो कि 8 मार्क में यही होगा, और ये फोकट के मार्क्स है आपके, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ अपना इंश्योरेंस के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हो गए, की क्वेश्चंस, और बाकी रेवेन्यू अकाउंट वाले क्वेश्चन हमने रेगुलर लेक्चर्स में गिने थे डिटेल के अंदर, ठीक है। सो इतना आप कर लो, मोर देन इनफ है। बैंकिंग के ऊपर भी मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन का एक मैं वीडियो बना दूंगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बना दूंगा। सो ओवरऑल आपके पास एक 10 मार्क का जो अपना ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है बैंक इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उसका पूरी एक समरी आपके पास आ जाएगी कि कैसी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बैंक में भी मैंने आपको बताया हुआ है कैसा है, बट फिर भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बैंक के भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले सिर्फ ये वीडियो देख लेना, मोर देन इनफ है, आपके 10 मार्क बैंक इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस में कहीं नहीं गए। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार कर लेना, मैं बाकी सब्जेक्ट के टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो कई बार क्या मैं अपडेट करना भूल जाऊं आप लोगों को डायरेक्टली, सो अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ओके। और आपके बाकी जितने भी फ्रेंड्स है जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हैं, जो कहीं और रहते हो, कहीं और पढ़ रहे हो, तो आप उनको भी ये चीज शेयर किया कीजिए, ओके। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।